मेडिक्स के वाले को भी कभी का घर कहाँ है ये पता होता है। ये चीजें मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ कि ये चीजें कहाँ से आती हैं। वहां से आती है जहाँ कई सारे जगहों पे है। ये जो संग्रह है पोतराज, इसमें मैंने जब पहली बार इस संग्रह को हाथ में लिया था तो मैं अगर बतौर पाठक बोलूँ या फिर मैंने टाइपसेटिंग केमिस्ट्री में काम किया तो उस हिसाब से भी बोलूँ तो मुझे सबसे अच्छी बात है कि इसका स्लीक होना। ये 51 कविताओं का संग्रह है और कभी भले उसको किसी इस मान्यता के तहत किया हो कि 51 शुभ नंबर होता है या कुछ भी, लेकिन ये शुभ क्यों है? ये हिंदी पट्टी के शुभ ये है कि आज के समय में जहाँ पे पीछे जब ज्ञानपीठ पांडुलिपि आमंत्रित करता था तो लिखता था कि 200 पृष्ठों की पांडुलिपि होनी चाहिए। वो 200 पृष्ठ पूरे करने में पता नहीं कितने साल में जब पांडुलिपि नहीं दे सकी। सेतु प्रकाशन पांडुलिपि आमंत्रित करता है तो कहता 65,000 शब्द होने चाहिए, वो पूरे ही नहीं होते हमारे जैसे कामगारी लोगों के कभी तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि ये क्यों होता है कि बंगाल में जो आपकी घर की सहायिका होती है वो भी गीत गुनगुनाती है अतुल प्रसाद के या श्यामा संगीत जानती है। साहित्य को जेब सुलभ होना होगा। हम जब कहते हैं स्लीप किताब है तो स्लीप किताब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे शोधार्थी है, विद्यार्थी है, कहाँ से जुड़ेंगे लोग? जो लोग कहते हैं कि लोग प्रेमचंद से आगे नहीं बढ़े या जो लोग कहते हैं कि लोग रविन्द्रनाथ से आगे बढ़े, ऐसी बात नहीं है। लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वही एक तरह का जो जिद है कि हम इससे आगे दूसरे संदर्भ में कहा गया था। नहीं बात नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है। कहा था इसलिए वो दूसरे संदर्भ में नहीं ये आपकी बात नहीं है। मुझे कई लोगों ने मुझसे कहा है कि हाँ ये बंगाली लोग तो रविन्द्रनाथ से आगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब कोई चीज जो चीजें बार बार लोगों तक पहुंच रही है, प्रेमचंद हो या रविन्द्रनाथ हो, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रॉयल्टी फ्री हो चुकी है उनकी, तब अब कोई प्रकाशक छाप रहा है, सस्ते में दिख रहा है, प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है तो लोग उसको पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से यह पुस्तक मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि यह एक अच्छा प्रयोग रहा कि इसमें 51 कविताएं हैं, स्लीक है और इसमें भाषा जो विषय है कविता के, कविता के विषय में विविधता है। तो मोनोटोनस नहीं होती है कविताएं कहीं पे भी एक पढ़ते हुए दूसरे कविता से। दूसरी बात जो इस संग्रह की है, हाँ मूल्य बेशक 51 कविताओं के हिसाब से कम हो सकता था। अभी पिछले महीने बेबी सॉ करके एक साहित्य अकादमी विनर बहुत युवा कवि है बंगाल की, उनकी कविताओं का अनुवाद कर रही थी। मेरे पास 3 संग्रह आए और मैं हैरान हो गई। एक संग्रह 15 कविताओं का था, एक 22 कविताओं का संग्रह था और एक 35 कविताओं का संग्रह था। जो 15 कविताओं का संग्रह था उस पुस्तक की मूल्य थी 22 रुपए। 22 रुपए किताब का मूल्य होगा तो लोग तो देखने के लिए भी क्या लिखा है खरीद लेंगे, सोचेंगे कि 22 रुपया उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। 40 रुपए की पत्रिका नहीं खरीदते, कहाँ की बात करते? किताब मतलब संग्रह की अगर बात करें तो अगर आपको पता है कि हाँ कवि ने इतनी कायदे की चीज लिखी है, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो लोग ढूंढ के कवियों को पढ़ते हैं कि हाँ कहाँ से मिलेगा। मैं अभी एक आयोजन में गई थी, वहां पे लोग कह रहे थे कि हाँ मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इनको पढ़िए और उन्होंने वो खुद साहित्य पृष्ठभूमि से उन्होंने उसको पढ़ा था बैठ के। तो एक बात जो इस पूरे संग्रह की कविताओं से गुजरते हुए आप देखते हैं कि पोतराज के जो कवि हैं वे शब्द संधान की यात्रा पे निकले हैं। वो उनके यहाँ अलग अलग प्रकार के शब्द आपको दिखेंगे, वहां पे आपको हिंदी के शब्द दिखेंगे, वहां ये उर्दू के शब्द दिखेंगे, वहां आपको लड़छूत जैसी आंचलिक भाषा मिलेगी, तो वहां आपको मन रक्षा जैसे बांग्ला से आयातित शब्द भी मिलेंगे। और ये जब ऐसे शब्द कविता के आंगन में अपना कोना पाते हैं तो यह हिंदी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि जब भाषाओं की जब एक भाषा दूसरी भाषा से संवाद करेगी और उस एक भाषा की कृति से दूसरी भाषा आएगी जाएगी तो भाषा तभी समृद्ध होगी, नहीं तो होगा ये धीरे धीरे जैसे अभी अंग्रेजी काबिज होती जा रही है हिंदी पे, धीरे धीरे लोग बोलना भी बंद कर देंगे। हमारे समय में हमें दिखाया जाता था किंग कर्तव्य विमोह, आज के जमाने में कोई नहीं समझता। हमारे बच्चे आके पूछते हैं 69 कितना होता है, हाउ मच इज 69, वो ऐसे पूछते हैं। तो जब तक ये भाषा आएगी जाएगी नहीं और जब तक हमने ये खुलापन नहीं होगा कि हम भाषाओं से सीखें और उन भाषाओं को अब से अपनी भाषा जिस भाषा में हम बात करते हैं उन्हें समृद्ध करें, तो इस हिसाब से जो पोतराज है उसे मैं हिंदी का संग्रह कहूंगी, सिर्फ हिंदी का संग्रह तो नहीं कहूंगा मेरे ख्याल से। अब आते हैं उस कविता पर जिसका शीर्षक है पोतराज, जिसके नाम पर ही यह संग्रह दे रखा गया है। इसमें इस कविता का जो अंतिम पंक्ति है वो है, इस गुहांतर में खनकते घुंघरुओं से रिश्ते जख्म और बाजू पर हंटर की चोट से उभरती सटाख की आवाज इस समय की धुन बन गई है, जबकि शून्य हो चुके बाजू से रिश्ता लहू दे जाता है जिंदगी को थोड़ा बहुत नमकीन स्वाद।
तो यहाँ पे जब आप एक कवि शब्द संधान पे निकला है और एक काव्य रसिक पाठक उस शब्द संधान की रस में उतर रहा है धीरे धीरे और अचानक से हंटर जैसा शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो भी रस में डूब के पढ़ रहा था तो उसे थोड़ी सी ये बात चुभ सकती है कि हंटर की जगह शायद कोड़े या फिर चाबुक का भी इस्तेमाल हो सकता था। चाबुक भी उतना ही प्रचलित शब्द है, क्योंकि जब आप अपनी बेंचमार्किंग करते हैं, आप अपना मापदंड इतना ऊपर उठा देते, जहां आप तितिक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां आप वही तस्वुर कर रहे हैं, तो वहां आपसे ही अपेक्षा की जाएगी। अगर कोई जैसे महिमा ने कई सारे अंग्रेजी शब्दों का, महिमा के कोड को देखते हुए और अभी उसे बहुत आगे जाना है, वो देखते हुए शायद उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आपने मापदंड भी पहली कविता से इतना ऊपर सेट कर दिया है अपना पैराडाइम, तो वहां से आपसे अपेक्षा जरूर हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम हंटर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाजू में हंटर की चोट होती है, सटाक की आवाज। मैं बहुत सालों पहले नॉर्थ कैंपस में रहा करती थी और वहाँ पोतराज का दृश्य बहुत आम, पता नहीं आजकल वहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। वहाँ नेहरू विहार मुखर्जी नगर में तो वो घुंघरू बांध के आते थे, हर मंगलवार को उनका आना तय होता था, मंगल और शनि को। तो अभी आते हैं, नहीं आते हैं बच्चा, कभी आया करते थे नॉर्थ कैंपस में, बहुत आम दृश्य होता था। तो वो जो सटाक की आवाज है, यह आवाज अगर पीठ पे लगती है चोट, वहां से उभरती है आवाज मेरे दृष्टिकोण से। दूसरी बात, ये जो बाजू से रिश्ता लघु है, वो अगर पीठ से रिश्ता हुआ लिखते कभी, तो वो एक अलग संदर्भ में शायद पाठकों तक पहुंचता, क्योंकि पीठ पे जो जख्म होता है वो महसूस तो बहुत होता है, क्योंकि आप सो भी नहीं सकते उस जख्म को लेके, और वो दिखता नहीं है पर वो दर्द बहुत होता है। और जिस भूतराज का सामने आम मनुष्य से कवि कर रहे हैं पूरी संग्रह में, वह आम मनुष्य भी अपने जीवन का बोझा अपने पीठ पे ही लाते चल रहा होता है। तो इस संदर्भ में ये कविता एक नए अर्थ में पहुंचती, पर फिर भी जो कवि जिस आम मनुष्य के साथ उसका साम्य स्थापित कर रहे हैं, तो वो मनुष्य जैसे पोतराज अपने पीठ पे चाबुक से प्रहार कर रहा है, तो उसी तरह यह जो कवि अभी बात कर रहे थे कि कोविड के समय में या कोविड के बाद भी जिस तरीके के खालीपन से हम जूझ रहे हैं, महिमा ने जिस राजनीतिक संदर्भों की बात की कि आज के समय में लोग झंडे और डंडे लेकर के आपके पास पहुंच जाएंगे, या कोविड के समय में जैसा कवि कह रहे थे कि कोई बड़ा छोटा बेटा कह रहा है कि बड़े बेटे का हक है, तो ये सब क्या हमें इंसान को खालीपन से भर देता है। तो इस खालीपन से भरते जूझते समय में जो व्याकरण जनमानस है, उसकी नियति को तो ये कविता बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्शाती है। इस संग्रह को कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इस संग्रह में भी कवि ने हर कविता के माध्यम से दिखाया है समाज का दर्पण। लेकिन एक बात और है, कवि ने समर्पण में पुस्तक समर्पित किया है अपने बेटे और अपनी माँ को। बेटे का नाम लिखा है, माँ का नाम नहीं लिखा। हमारे समाज में माएँ किसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं होती, माओ का नाम नहीं होता, वे बस हुआ करती हैं, उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं और वे बस हुआ करती हैं, तो वे बस माँ है, उनका कोई नाम नहीं है, उनका जिक्र नहीं होता है। तो यहाँ पे कवि चूक गए हैं, तो उम्मीद है आगे कभी इस पे ध्यान रखेंगे। नहीं, अब तो माए दस्तावेज का हिस्सा होती है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने कविता विषयक निबंध में वो कहते हैं कि यह बात सिद्ध समझी गई है कि कविता अभ्यास से नहीं आती, कविता अभ्यास से नहीं आती, और कविता लिखने का मादा हो तभी कविता लिखी जा सकती है। और मैं उनकी बात में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि कविता सिर्फ विषय से आबद्ध होकर भी नहीं लिखी जा सकती है। एक संतानहीन स्त्री भी बच्चे पर कविता लिख सकती है। और मेरा संदर्भ यहाँ पे इस संग्रह में लिखी गई श्वान विषय कविताओं से है। इस यहाँ पे इस संग्रह में 4 श्वान विषय कविताएं हैं। मैं बचपन में जिस घर में पली बड़ी हूँ, वहाँ पे 2 पालतू कुत्ते थे, बिल्ली थी, खरगोश था, पक्षी थे, और मेरे पास अब भी 2 कुत्ते हैं। पर मैं आज मुझे बोलते हुए बहुत ही ये महसूस कर रही हूँ कि इनके पास शायद कुत्ता नहीं है, इनके घर में कोई पालतू जानवर नहीं है, पर वह दृष्टि जो इन्होंने कविता में लाई है। और इन्होंने क्या किया है, देखिए, मनुष्य सेपियंस आदिम युगों से जो पहला कहते हैं जंतु जो मनुष्य के साथ रहना सीखा था, वह श्वान था, वह कुत्ता था।
तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो कुत्ता है वह आदिम युगों से मनुष्य का सहचर है। तो इस हिसाब से वह हमारे समाज का अभिन्न अंग है। और हम आज भी कहते हैं कि कुत्ते से ज्यादा वफादार प्राणी नहीं होता है संसार में, पर गाली देते हुए भी किसी को कुत्ता ही बोलते हैं हम। तो कवि ने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो हमारा समाज है इनके यहाँ पे दिखाया है कि गली का कुत्ता है वो कैसा होगा, और एक स्मशान का कुत्ता है उसका व्यवहार कैसा है, और उसके बरक्स उनकी सामाजिक स्थिति और इस समाज का भी आईना कहीं ना कहीं दिखाया है। मैंने बुकमार्क कर रखा है ये उन कविताओं को जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। एक कुत्ते हैं, जब एक कुत्ते कहेंगे, घरों की रक्षा में लगे कुत्ते अकेला छोड़ जाने पर या धुतकार दिए जाने पर उदास हो रोने लगते हैं। बाजारू कुत्ते फेंकी हुई हड्डियों को चबाते हैं खूब चाव से और देर तक चूसते रहते हैं अपने ही जबड़े से रिश्ता खून। जंगली कुत्ते झुंड बनाकर घात लगाते हैं और बूढ़ा होते ही निकाल दिए जाते हैं खुद के तैयार किए झुंड से। इसी प्रकार इनकी एक और कविता है पालतू कुत्ते। उस पालतू कुत्ते कविता में कवि कहते हैं कि पट्टा धारण करने से ठीक पहले और नाखून कटाई के ठीक बाद, पट्टा धारण करने से ठीक पहले और नाखून कटाई के ठीक बाद एंटी रेबीज का टीका लगवाते कुत्ते को उसके प्रतिरोध के सारे हथियार छीन दिए जाते हैं एक अनंत नाम के पीछे। हम जो कुत्ता पालते हैं अपने घरों में, हम लोग उनको अपने बच्चे जैसा स्नेह हो जाता है आपको, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि हम जिस प्यार के कारण इतने आदिम युगों से मनुष्य का सहचर है, पर आज भी कहीं ना कहीं हम इतने भयभीत हैं जो उस कुत्ते से, इंसानों के साथ रहते हुए कुत्ते का डीएनए चेंज हो चुका है ऐसा विज्ञान कहता है। और अब भी इतने सालों से रहते हुए भी हम इतने भयभ्रांत हैं कि प्रेम के नाम पे उनकी प्रतिरोध क्षमता छीन लिए जाते हैं। और मैं कवि को इस दृष्टि के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो हम में से अधिकतर लोग कुत्ते को पालते हुए भी देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं जो कह रही थी कि विषय से आबद्ध होकर भी कई बार हम वो चीज नहीं देख पाते हैं। जो एक इंसान बहुत दूर रहकर विषय से खुद को अलग कर, जिसको 360 डिग्री कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। और इस कविता में पूरे जो संग्रह है इसमें आप देखेंगे कि पोतराज के जो कवि हैं ये चीजों को ग्रे, इनके यहाँ कोई ग्रे एरिया नहीं है, श्वेत श्याम है, या तो नहीं है। और जैसा कि कवि ने कहा था कि इन्होंने जो देखा कोविड से पहले, कोविड के बाद के समय को, और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हमारे समाज में जो धार्मिक मानदंड तय किए हैं, जिस तरीके की नैतिकता को व्याप्त किया गया है युगों युगों से, तो कवि ने कहीं ना कहीं उनके बौनापन को बहुत करीब से देखा है। और इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है नहीं सोचता है। वे चीजों को जस का तस आपके सामने रखते हैं पाठकों के सामने। जिस तरह से पोतराज चाबुक से वार करता है, उसी तरह कवि अपनी कविता से वार करते हुए दिखते हैं। एक कविता है कुत्तों से सावधान। बदलते हुए नाटकीय मौसम में कोरस से नारा बुलंद करने वाली आवाजें एक बलिष्ठ छांव की फिराक में मुंह बाए हाँफ रही है, जैसे अपनी प्रतिबद्धता से रात भर बेमतलब घूमने के बाद जीभ लटकाए जेठ की दोपहरी में हाँफते हैं अनधिकृत कुत्ते। और कविता इसमें एक कविता है, अभी क्या हुआ था कि 2 बरस पहले सदामीरा पत्रिका आई थी। उस पत्रिका में एंथ्रोपोसीन विषय वो लोग मांग रहे थे कि देख, तो मुझसे भी वहाँ जे सुशील ने उसका संपादन किया था और मुझसे भी कविताएं मांगी गई थी। उन्होंने कहा था हिंदी बांग्ला किसी भी विषय की कविताएं और दूसरे भाषा की हो तो आप इसको अनुदित कर दीजिएगा। और मैंने सबसे पहले अपनी कविताएं खंगाली, तो प्रकृति विषय कविताएं बेशक थी, पर एंथ्रोपोसीन विषय कविताएं नहीं मिली। मैंने बांग्ला कविताएं ढूंढी, वहां भी नहीं मिली। हालांकि बाद में उस अंत में क्या मुझे असमिया कवि की कविता मिली जिसका मैंने अनुवाद किया। झारखंड से 2 कवियों, उसमें पार्वती देव की थी, एक और कवि अनुज बाबू शायद थे जिनकी कविता गई वहां पे, पर एंथ्रोपोसीन विषय कविताएं न के बराबर लिखी गई हैं। और यहाँ पे कवि फिर से बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने अधिगम जैसी कविताएं लिखी हैं। तो यह एक निश्चित तौर पे हिंदी साहित्य के लिए बहुत शुभ संकेत है कि हिंदी कविता अब अपनी पर्यावरण और भौगोलिक जो हमारा संकट है उस पर जिस प्रकार के प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं उस पर भी मुखर हो चली है। हालांकि कवि ने उसमें एक पंक्ति जोड़ रखा है, मरोगे तो तुम भी हर हाल एक दिन। कवि को इस निर्णायक पंक्ति से मुझे लगता है कि बचना चाहिए था। अल्बेयर का वो कहते हैं कि भयानक
शीत के मध्य भी उनके भीतर भी ग्रीष्म ऋतु बची रहती है। तो जो रचनाकार है उसको उम्मीद कहीं नहीं छोड़नी चाहिए और उम्मीद को बचाए रखना हर हाल में एक रचनाकार का कर्म होना चाहिए। और इसी तरह कवि की कविता है वृक्षों से हाँफते हैं झांकती है तन्हाई, और वही एंथ्रोपोसीन विषय कविता है। प्याज के बाजार का सेंसेक्स अब किसी मौसम में नहीं गिरता। हमने देखा है साउथ अफ्रीका में क्या स्थिति हुई है, और साउथ अफ्रीका तो दूर की बात होगी, हमारे अपने देश में चेन्नई में जाके देख लीजिए गर्मी के मौसम का। मैंने जलो पाख्यानाम जैसे कई सारे सीरीज दिखा था, उस पर वहां जल को लेकर कितनी भयावह स्थिति है। तो रचनाकार का काम है कि जो अपने आसपास चीजें घटती हैं उसको देखता है, और ये कवि तो दिख रहा है चीजों को जस के तस डाल रहे हैं। अभी आदिमंत्र कविता का जिक्र किया था महिमा ने, तो वहां पे समाज में व्याप्त जो नकारात्मकता है और व्यवस्था परिवर्तन है, क्या हुआ, लोगों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, लोगों को देखने की फुर्सत नहीं है कि बगल में क्या हो रहा है। एक स्त्री चिल्ला चिल्ला के रो रही है और लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, वो हाउ आर वी इम्पैक्टेड, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सभी समाज है, वहां पे कुछ भी हो रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कोई अपने मोबाइल के अंदर। आप मेट्रो को सवार हो जाए, आप देखेंगे वहां पे छोटा बूढ़ा बुजुर्ग किसी को कोई मतलब नहीं है, सब मोबाइल में सर उठा के, कोई रुक में इंसान सामने खड़ा है उठा के सब नहीं देखेंगे, क्योंकि सबको इतना इंगेज कर दिया गया है फ्री का डेटा देके कि आपके यहाँ क्या भला हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, इतने अब सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बार बार जो लोग समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग बार बार ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे सामाजिक सोशल साइंटिस्ट हैं जो बार बार आपके कह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, ये और मोबाइल ही बड़ों को भी कह रहे हैं कि अल्जाइमर हो रहा है, इसके पीछे मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। ये तमाम चीजें नहीं कर रहे हैं और एक दिन हम सचमुच रोबोट हो जाएंगे। मैं एक सीरीज देख रही थी, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कितने युग लग गए होंगे सांपों को दो मुहा होने में, ऐसे ही नहीं गायब हो गया होगा केचुए के जिस्म से रीत। तो हम भी कहीं कहीं हमारे में भी जेनेटिक, हम जैसे कुत्तों का जीन चेंज हो गया है मनुष्य के साथ रहते रहते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों से ये सुनने में बात बहुत अद्भुत लग सकती है, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पे कई सारे ऐसे वेब सीरीज हैं दुनिया में, नहीं ऐसे कई सारे सोशल डिलेमा है, ऐसी कई सारी वेब सीरीज है जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ चले गए हैं, कायदे में तो कोई भी आविष्कार कहते हैं कि आवश्यकता जननी होती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम सुविधा चुन लेते हैं, जरूरत और सुविधा में से सुविधा हमारी प्राथमिकता बन जाती है। तो वहां पे दिखा रहा था कि किस तरीके से जिसका हाथ नहीं है मनुष्य के पास, उसके पास एक आर्टिफिशियल, उसके हाथ में चिप लगा दिया गया, वो कैसे पकड़ सकता है उसकी, और आंखों में पट्टी बांध दी गई थी, उसको बताना था कि वो जो चीज पकड़ रहा है वो क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो सोचिए अब जिस तरीके का के मंगल ग्रह पे भेजे जाने के लिए मनुष्यों को जिस तरीके से लोग मनुष्यों के मस्तिष्क में चिप रोक कर रहे हैं, तो क्या इंसान की जेनेटिक चेंज नहीं होगी, आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कवि ने इसको भी बहुत अच्छे से इंगित किया है। प्लस मैं ये कहूंगी कि कवि ना शब्द संधान तो कर रहे हैं, शब्दों से खेल भी रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा है अधैर्यता से सोचता हूँ, अधैर्यता की जगह कवि के शब्दकोश में कभी वाकिफी होंगे अधीर शब्द से भी, तो इसी तरह उन्होंने संवादहीन की जगह असंवाद लिखा है। तो कवि ने तरह तरह के कर्तव्य दिखाए हैं इस संग्रह में, हमें दिख रहा है। और कवि की जो अंतिम कविता है इस संग्रह की विश्रांति काल, उसमें कवि ने जीवन का दर्शन, और अगर जीवन की सीमा के इसमें बात करें तो शायद मरण का भी दर्शन बहुत अच्छे से दिखाया है। अतीत में मिट्टी दर मिट्टी रोपे गए पीपल शमी अमलताज के वृक्षों पर दर्ज नहीं रहता रोपने वाले का नाम। आसपास की काल्पनिक सलाखें और भ्रम के पिंजरे जब खुल जाते हैं तब एहसास होता है कि कभी कभी पीड़ा भी जीवन को दुखी बना देने के लिए नहीं बल्कि पहचान का मूल प्रश्न छोड़ जाने के लिए आती है। और यहाँ कवि अपने पाठकों को आत्ममंथन के लिए छोड़ता है। तो पूरे संग्रह में कवि अपने कविता को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और मैं चाहूंगी कि कवि के कविता के इस औजार की धार और भी ज्यादा पैनी हो। और हमारे बीच जो इतने अच्छे आलोचक बैठे हैं मैं उनको सुनना चाहूंगी, तो मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।